हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसको हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर रहे होंगे, साथ ही नीट में आए पिछले 10 साल के पीवाईक्यू भी देख रहे होंगे। हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ रहे होंगे जिनसे नीट में और बोर्ड में क्वेश्चंस आने के चांसेस है। बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में 2 कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं या फिर 2 कैरेक्टर के 4 ट्रेट का क्रॉस कराया जाता है, और इसमें ये देखा जाता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। और अकॉर्डिंग टू मेंडल एक कैरेक्टर का प्रभाव दूसरे कैरेक्टर पर नहीं पड़ता है, और इसीलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट दिया गया था। सिंपल एग्जाम्पल आपको लेके बताऊं, ह्यूमन को लेके बताऊं, तो मतलब क्या है कि आपके नाक बनाने वाला जो जीन है उसका प्रभाव आपके आँख बनाने वाले जीन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये अगले जनरेशन में क्या अलग अलग जाएंगे या इनका एक दूसरे में कोई रिलेशन भी है, यही जानना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। तो मतलब 2 जीन जब साथ में इनहेरिट होंगे तो एक जीन का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा या नहीं, यही देखेंगे हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में। तो कौन से 2 कैरेक्टर लिए हैं और उन कैरेक्टर के कौन से 4 ट्रेट हैं, इसको देखते हैं। येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। कैरेक्टर फर्स्ट है कलर, और इस कलर के 2 ट्रेट है येलो और ग्रीन, जिसमें येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रेसेसिव है, इसीलिए येलो को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर सेकंड था शेप, और शेप में भी सीड का शेप। इसके अपने 2 ट्रेट हैं राउंड और रिंकल्ड। तो कुल मिला जुला के डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम ये कह सकते हैं कि 2 कैरेक्टर का क्रॉस है इन दोनों का, या फिर 4 ट्रेट का क्रॉस है इन चारों का। इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कह रहे होते हैं। दीज रिजल्ट्स वेयर आइडेंटिकल टू दोज दैट ही गॉट व्हेन ही मेड सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट एंड बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड सीडेड प्लांट। मतलब इस केस में भी जब 2 जीन को लेके क्रॉस कराया गया तो जो रिजल्ट आया है वो सिमिलर रिजल्ट था जब 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए जाएंगे, यानी जब 2 अलग अलग क्रॉस कराए जाएंगे। कुल मिला जुला के सिंपल समझिए कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिया, 7 कैरेक्टर में एक कैरेक्टर के ट्रेट को डिफरेंट रखा था, बाकी 6 कैरेक्टर के ट्रेट को सिमिलर रख के क्रॉस कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है, 2 कैरेक्टर के ट्रेट को डिफरेंट कर देना है, बाकी बचे हुए 5 को सिमिलर रखना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं, 3 कैरेक्टर के ट्रेट को डिफरेंट कर दो और बाकी बचे हुए 4 कैरेक्टर को सेम रख दो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। मतलब अब 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पढ़ रहे होंगे या फिर 4 ट्रेट का इनहेरिटेंस पढ़ रहे होंगे, इसीलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और ये बस इसलिए कराया गया ताकि हम ये समझ पाएँ कि एक कैरेक्टर का प्रभाव, एक कैरेक्टर का इफेक्ट दूसरे कैरेक्टर पे पड़ता है या नहीं पड़ता है। और मेंडल ने रिजल्ट में ऑब्जर्व किया कि एक कैरेक्टर बिना अपना प्रभाव दिखाए या उस पर दूसरे का बिना प्रभाव पड़े ही प्रोजनी में ट्रांसफ़र होता है, और ऐसे ही दूसरे कैरेक्टर के साथ भी होता है। तो रिजल्ट देख के ये लगता है कि जैसे 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुए हों एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। इसीलिए जब डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को लिखना होता है तो 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आ जाता है। When Mendel self-hybridized F1 plant, he found that 3/4 of F2 plant had yellow seeds, 1/4 had green, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट था। Similarly, the yellow and green colors segregated in a ratio of 3:1. Round and wrinkled seed shape also segregated in 3:1 ratio, just like in a monohybrid cross। मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में
दो का क्रॉस अलग अलग तो देख रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही लग रहा है कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गए हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट लिखना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देना है। आगे कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, पेरेंटल जनरेशन में दो कैरेक्टर इस बार कंसीडर किया है। पहला कैरेक्टर है कलर, दूसरा है शेप। तो एक सीड जो डोमिनेंट है उसको लिया है राउंड और येलो। राउंड के लिए कैपिटल आर जीनोटाइप होगा और येलो के लिए होगा कैपिटल वाई। वहीं दूसरी सीड रिंकल्ड और ग्रीन जो कि रिसेसिव है, इसको कंसीडर किया गया है, जिसमें रिंकल्ड स्मॉल आर होगी और ग्रीन स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन में हम फोर्क लाइन मेथड जानते हैं। कई सारे तरीके होते हैं गैमेट को डेवलप करने के लिए। कुल मिला जुला के यहाँ से कैपिटल आर आएगा बस, क्योंकि दोनों सेम है, होमोजाइगस है। लाइन पे आएगा, यहाँ से भी कैपिटल वाई आएगा, दोनों सेम है, होमोजाइगस है, और दोनों के मिक्सिंग के बाद गैमेट बनेगा आर और वाई। सिमिलरली यहाँ भी गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। फ्यूजन ऑफ गैमेट फर्टिलाइजेशन कहते हैं और F1 प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और फिर कैपिटल आर के साथ आ जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ आ जाएगा स्मॉल वाई और राउंड येलो सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी F1 जनरेशन में सीड जो है वो पेरेंटल टाइप होती है। फिनोटाइप अगर उसका देखा जाए तो राउंड येलो डोमिनेंट पेरेंट के सिमिलर होता है, लेकिन इसका जीनोटाइप अब हेट्रोजाइगस हो गया है। कैपिटल आर के जगह कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया है, कैपिटल वाई के जगह कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया है। अगर इसी का क्रॉस इसी में करा देते हैं तो उसको हम सेल्फिंग कहते हैं और F1 जनरेशन की सेल्फिंग से F2 जनरेशन अराइज होती है। तो ये सेल्फिंग कराने से पहले गैमेटोजेनेसिस किया जाता है, यानी गैमेट का फॉर्मेशन किया जाता है, और हमें पता है इनके गैमेटोजेनेसिस के तरीके। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, तो दो गैमेट तो यहाँ से बन जाएंगे। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, दो गैमेट यहाँ से बन जाएंगे, और ऐसे कुल मिला के चार गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो जो गैमेट बनते हैं चार वो होते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलर गैमेट यहाँ भी बनते हैं क्योंकि सेल्फिंग करा रहे हैं। दोनों का जीनोटाइप सेम है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। याद करने के लिए एक तरीका है जो हमने खुद ने डेवलप किया है, बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। ये होते हैं गैमेट के फॉर्मेशन और इनको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस चेकर बोर्ड के अंदर। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें प्रोजनी देखना है F2 जनरेशन की। तो हमें पता है फ्यूजन ऑफ F1 मोनोहाइब्रिड या फ्यूजन ऑफ F1 प्रोजनी F2 प्रोजनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो बस फ्यूज करा दीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, और सिमिलरली इस फ्यूजन के बाद 16 F2 हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसका फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है। और ये फिनोटिपिक रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम सीखते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 तो याद हो जाती है, लेकिन ये 9 कौन सा वाला 9 है, राउंड येलो का है या राउंड ग्रीन का है, 3 किसका है, रिंकल्ड येलो का है या रिंकल्ड ग्रीन का है, ये याद नहीं होता है। कुल मिला जुला के ये बातें हमें याद हो जाती हैं, बट ये याद नहीं होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है सीखते हैं। तो हमें पता है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट होता है। तो दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अलग अलग क्रॉस करा के देख लेते हैं और उसका रिजल्ट ही डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट होना चाहिए। तो हम लिए थे सबसे पहले राउंड, और राउंड के साथ लिए थे रिंकल्ड। और ये एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, दूसरा था येलो और येलो के साथ था ग्रीन। ये एक मोनो हाइब्रिड था, ये एक मोनो हाइब्रिड था, और हमें पता है दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या होता है, डाई हाइब्रिड। अब जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे होंगे तो F2 जनरेशन में राउंड कितने आएंगे, 3, रिंकल्ड कितने आएंगे, 1। सिमिलर होते हैं टॉल और डॉफ वाले रेशियो के। वैसे ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस में येलो और ग्रीन के रेशियो आते हैं 3:1, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो निकल के आ जाती है डाई हाइब्रिड क्रॉस की। उसके पहले इसको लिखना सीखते हैं। सबसे पहले है राउंड येलो के साथ, तो देखो यहाँ आ गया राउंड येलो, फिर राउंड ग्रीन के साथ है, दूसरा राउंड ग्रीन आ गया, तीसरा रिंकल्ड येलो के साथ है, तीसरा रिंकल्ड येलो आ गया, और चौथा रिंकल्ड ग्रीन के साथ है, फोर्थ रिंकल्ड ग्रीन है।
अब ये रेशियो निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में है 9, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में है 3, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में है 3, और फिर 1 का मल्टीप्लाई लास्ट में 1 में है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी फिनोटिपिक रेशियो में ये दोनों लिखना हम समझ सकते हैं। दो मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिनोटिपिक रेशियो निकल के आ जाएगी डाईहाइब्रिड क्रॉस के, जिसको यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा भी है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आ जाता है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो ही क्यों फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि इसमें इस 3:1 का इफेक्ट इस 3:1 पे नहीं पड़ना है, इस राउंड और रिंकल्ड का इफेक्ट इस येलो और ग्रीन पे नहीं पड़ना है, इसलिए ये येलो और ये रिंकल्ड अलग अलग तरीके से जाएंगे, सेपरेटली जाएंगे और एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं पड़ रहा होगा। और यहीं से मेंडल ने कंक्लूड करते हुए डाईहाइब्रिड क्रॉस को दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम समझते हैं कि 3 राउंड और 1 रिंकल्ड को जब 3 येलो और 1 ग्रीन के साथ लिया गया, मतलब 2 कैरेक्टर के 4 ट्रेट एक साथ लिए गए, तो 9:3:3:1 का रेशियो आया। इस डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। और क्या कहा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जो मैं कई बार बता चुका हूं कि एक कैरेक्टर का जीन दूसरे कैरेक्टर के जीन पर कोई इफेक्ट शो नहीं करता है। यानी when 2 pairs of trait are combined in a dihybrid cross, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of character। मतलब एक कैरेक्टर का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर के कैरेक्टर के सेग्रीगेशन से। और ये बात इसलिए सही थी क्योंकि मेंडल ने जिन 2 कैरेक्टर को लेके एग्जामिन किया था वो दोनों कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। अगर ये दोनों कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पे होते तो लिंकेज शो होता और 9:3:3:1 का रेशियो नहीं आता, जो बाद में TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे प्रूव भी किया था। तो मेंडल साहब अपने जगह सही इसलिए थे क्योंकि इन्होंने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया और उस डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो 2 कैरेक्टर लिए थे वो दोनों कैरेक्टर डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकलाइज थे, इसलिए एक जीन का फर्क दूसरे जीन पर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम क्रोमोसोम पे होते तो इन दोनों के जीन आपस में लिंक्ड होते, एक का फर्क दूसरे पे पड़ता और फिर 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को क्रॉस करके डाईहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट नहीं आ रहा होता। जीनोटाइप F2 के अंदर जो पाई जाती है हमें पता है क्या होगा, 4 बार 1, 4 बार 2 और 1 बार 4 आता है। वहीं फिनोटाइप की रेशियो की बात करें तो 9:3:3:1 आता है। जीनोटाइप याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, हमें पता है कि 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मल्टीप्लाई क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो मोनोहाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशियो क्या आती है, 1:2:1 आती है। इसका मल्टीप्लाई इसी में कर दीजिए, फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगी। अब देखने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम ये देखते हैं कि क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन के बिहेवियर के पैरेलल होता है। और इसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाई थी अर्ली 19 तक। और इस रीजन को जानने के बाद हम देख रहे होंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम क्रोमोसोम और जीन के पैरेलल बिहेवियर को समझ रहे होंगे। मेंडल पब्लिश्ड his work on inheritance of character in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900। फर्स्टली पहला रीज़न जो था वो था कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, पेपर्स इतने नहीं थे जिससे ये बताया जा सके कि हाँ ठीक है इनका कौन सा वर्क पब्लिश हुआ है और सभी लोग जान पाए। सेकेंड रीज़न था, ये बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं आपको याद होने चाहिए, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स आर फैक्टर इन मेंडल वर्ड्स is a stable and discrete unit that controlled the expression of trait and of the pair of allele which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for his the apparently continuous variations seen in nature। मतलब क्या है, जो मेंडल का कॉन्सेप्ट था जीन का कि जीन आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं करते हैं, एक कैरेक्टर का फर्क दूसरे कैरेक्टर पे नहीं पड़ता है, बड़े और छोटे का क्रॉस कराएंगे तो हमेशा बड़ा आएगा या तो छोटा आएगा, इंटरमीडिएट हाइट वाला नहीं आएगा। ये उस समय के साइंटिस्ट द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि नेचर में वो वेरिएशन देख रहे थे। एक बड़े इंसान की शादी एक छोटे से होती है तो इंटरमीडिएट हाइट भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि बड़ा और छोटा ही होगा। इसलिए उस टाइम के जो भी साइंटिस्ट थे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे।
तीसरा रीजन था कि मेंडल का जो अप्रोच था ये मैथमेटिकल था, जो उस समय के बायोलॉजिस्ट द्वारा अनएक्सेप्टेबल था। उस समय के बायोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन बात है सन 1900 की। इस समय पे 3 साइंटिस्ट, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, डिवरीज, कोरेंस और वॉन सेनमार्क। ये तीनों लोग इंडिपेंडेंटली, मतलब एक साथ नहीं, तीनों अलग अलग देश के हैं और अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं और एक ही टाइम पे कर रहे हैं। ये कोइंसिडेंस ही है और इन तीनों का रिजल्ट सिमिलर है और इन्होंने बताया कि मेंडल का जो वर्क था वो सही था। तीनों ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल के रिजल्ट को ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। By 1902, the chromosomes movement during meiosis has been worked out. Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to behavior of gene. मतलब ये दो साइंटिस्ट ने बताया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है ये जीन के बिहेवियर के पैरेलल होता है। ये इतनी बड़ी लाइन नहीं है। अगर मैं इस बात को आज के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये इतनी छोटी सी बात है कि जीन क्रोमोसोम पे ही लाई करता है, मतलब जीन क्रोमोसोम पे होता है तो जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होगा वही तो जीन का बिहेवियर होगा। इसके अलावा क्रोमोसोम बनता है डीएनए से, जीन भी बनता है डीएनए से, और ये जो जीन है क्रोमोसोम के ऊपर ही होता है तो इनका बिहेवियर अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। लेकिन उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी। तो समझते हैं मियोसिस के फेजेस जो क्लास 11th में आप पढ़ के आए हैं। जीवन के अंदर 4 क्रोमोसोम है, 1, 2, 3, 4, सबके अलग अलग कलर है। जब एस फेज आता है तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है और वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। फर्दर फिर G2 स्टेज आता है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है एस फेज के सिमिलर ही होता है लेकिन डबल हो गया होता है। तो यहाँ भी क्रोमोसोम 4 है, 1, 2, 3 और 4 क्रोमोसोम। लेकिन दोनों के अंदर, अब देखो, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड हो गए हैं। पहले एक क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमेटिड थे, अब एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड है। अब लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी कितने हैं? 4। मियोसिस फर्स्ट का जब एना फेज आता है तो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी क्रोमोसोमल डिवीजन होते हैं। मतलब क्या है, अगर 4 क्रोमोसोम रहेंगे तो 4 में से 2 एक साइड चले जाएंगे और 2 एक साइड चले आ जाएंगे। फर्दर मियोसिस सेकेंड के एना फेज में डीएनए का डिवीजन होता है और ये जो क्रोमेटिड्स होंगी सेपरेट हो जाएंगी और ऐसे जर्म सेल में हेप्लाइड कंटेंट ऑफ डीएनए और हेप्लाइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम आता है। अब जीन और क्रोमोसोम के पैरेलल बिहेवियर को देखते हैं। यहाँ पे ये पहला और दूसरा लाइन एग्जैक्ट सेम है लेकिन तीसरे में चेंजेस है। अब इसको जीन कहते हैं और इस वाले को ही क्रोमोसोम का डिफिनीशन कहते हैं। इसके रीजंस बहुत डीप में है। आप यूट्यूब पे जितनी वीडियो देखोगे सब में अलग अलग मिलेगा। कोई ए को जीन कहता है तो कोई ए को क्रोमोसोम कहता है, कोई बी को जीन कहता है तो कोई बी को क्रोमोसोम कहता है। बट इन एक्चुअल ए जीन होता है, बी क्रोमोसोम होता है। इसके लॉजिक्स क्या है, रीजन क्या है, ये आपको नीट के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी के लिए आप याद कर लो क्योंकि ये रिविजन लेक्चर है। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं जीन ऑकर्स इन पेयर, क्योंकि जीन क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। तो क्रोमोसोम अगर पेयर में होंगे तो इन पे लाई करने वाले जीन भी पेयर में होंगे। क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं। क्रोमोसोम ऑकर्स इन पेयर, इनका ये होमोजाइगस पेयर है। अगला, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। जब सेग्रीगेशन होता है मतलब ये क्रोमोसोम एक पोल पे जाएगा, ये दूसरे पे जाएगा और फर्दर ये एक गैमेट के अंदर आ जाएगा, ये दूसरे गैमेट के अंदर आ जाएगा। तो इस पेयर में से कोई एक ही गैमेट में जाता है। तो हम देख रहे हैं इस गैमेट में कोई एक ही तो आया है कैपिटल टी स्मॉल टी के पेयर से। इस गैमेट में कोई एक ही तो आया है कैपिटल टी स्मॉल टी के पेयर से। इसको देखते हैं। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये सेग्रीगेट होते हैं और एक गैमेट के अंदर कोई एक ही आता है। और इससे बता दिया गया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है पैरेलल होता है जीन के बिहेवियर पे। तीसरा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है कि एक और बना लो और यहाँ पे लिख लो कैपिटल बी स्मॉल बी। कैपिटल टी स्मॉल टी का सेग्रीगेशन डिपेंड नहीं करता है इस बात पे कि कैपिटल बी स्मॉल बी का सेग्रीगेशन कैसे होता है। यानी ये कैपिटल टी और ये कैपिटल बी इंडिपेंडेंट पेयर है और ये दोनों आपस में बिना डिपेंड किए ही सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे पे। बात करें क्रोमोसोम की तो इसमें दिया है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। इस पेयर में इनका सेग्रीगेशन या अलगाव इंडिपेंडेंट होता है इनके सेग्रीगेशन या अलगाव से। ड्यूरिंग एना फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट the two chromosomes pair can align at the metaphase plate independently of each other.
बहुत सिंपल सी बात बताऊं तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन को समझाया जा रहा है। यहाँ देखो, जो रेड है ये ग्रीन के साथ है और ये येलो जो है ऑरेंज के साथ है। यहाँ पे ये जो रेड है ऑरेंज के साथ है और येलो ग्रीन के साथ है। तो मतलब जर्म सेल के अंदर, गैमेट के अंदर, ये रेड ग्रीन के साथ भी जा सकती है और रेड ऑरेंज के साथ भी जा सकती है, येलो ऑरेंज के साथ भी जा सकता है, येलो ग्रीन के साथ भी जा सकता है। मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं। मियोसिस फर्स्ट ऑफ एनाफेज में कोई किसी के साथ भी जा सकता है और गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है। कुल मिला जुला के ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन दिखाए हैं जीन का और क्रोमोसोम का, जिसको हमने ऊपर पढ़ा है। सर्टेन एंड बावेरी argued that the pairing and separation of pair of chromosomes would lead to segregation of a pair of factor they carried। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा, क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, तो उन पे लाई करने वाले जीन भी अलग अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी मेंशन करती है कि अब पूरे नॉलेज को यूनाइट करने का काम किसका था? सर्टेन का था केवल, ना कि बावेरी का। सर्टेन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance। यानी सर्टेन के नॉलेज को यूनाइटेड करने के बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट्स मॉर्गन। मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ये थॉमस हंट्स मॉर्गन के द्वारा दिया गया था और ये नीट में पूछा जा चुका है। अब थॉमस हंट्स मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या था समझते हैं। मॉर्गन ने काम किया था टाइनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे। अब ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे ही क्यों काम किया था इसको समझते हैं। ये वेरी सूटेबल थी। इसके रीजंस, पहला, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। इसको लेबोरेटरी में ग्रो कराया जा सकता था, पहला रीजन। दूसरा, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। 2 हफ्ते में इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती थी, दूसरा रीजन। तीसरा, अ सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज। यानी एक ही मीटिंग में बहुत ज़्यादा नंबर में फ्लाइज प्रोड्यूस हो जाते थे। मतलब क्या वेरिएशन आए हैं देखना आसान था। एंड फोर्थ रीजन है, देयर वाज अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक्सेस। मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता था। मेल और फीमेल को बाहर से आप देख के बता सकते थे कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये था फोर्थ रीजन। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। फिफ्थ रीजन था, इट हैज़ मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। मतलब जो भी वेरिएशन इनके प्रोजनी में आते थे उसको लो पावर माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता था। तो कई बार ये पूछा जाता है कि थॉमस हंट मॉर्गन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को लेके ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्यों किया था। तो इसके जो सूटेबल रीजन्स हैं ये 5 हैं। 5 रीजन आपको याद होने चाहिए, ये बोर्ड में आ जाते हैं और नीट में भी स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं। समझते हैं लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। लिंकेज और रिकम्बिनेशन कब आया इसको समझते हैं। इसमें एक्चुअली बच्चों को डाउट रह जाता है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंडल के जो लॉ ऑफ डोमिनेंस थे और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट, इनका एक्सेप्शन हमने याद किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है और कोडोमिनेंस होता है। वहीं अगर बात करें डाईहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, तो उसका एक्सेप्शन होता है लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। मतलब मेंडल ने बताया था कि जब 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं तो एक कैरेक्टर का फ़र्क दूसरे कैरेक्टर पे नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेंडल अपनी जगह सही थे क्योंकि उन्होंने जो 2 कैरेक्टर्स लिए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे और इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही था। अगर बात करें उन 2 जीन की जो 2 कैरेक्टर बनाते हैं लेकिन एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, तो यहाँ पे लिंकेज होगा, दोनों जीन आपस में लिंक्ड होंगे और एक जीन का प्रभाव दूसरे जीन पे पड़ेगा और आने वाले कैरेक्टर्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे, वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो लिंकेज और रिकम्बिनेशन क्या है इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं लिंकेज कब होगा। जब एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन होंगे और जो 2 कैरेक्टर बना रहे होंगे तभी लिंकेज पॉसिबल है। समझते हैं। ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पे जो पहला जीन है ये लिंकेज और रिकम्बिनेशन को समझने के लिए
हमने एक क्रोमोसोम बनाया और इस क्रोमोसोम का नाम था एक्स क्रोमोसोम, इसको कहा एक्स क्रोमोसोम। इसी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बॉडी कलर का जीन होता है, आई कलर का जीन होता है और विंग साइज का जीन होता है। अब देखने वाली बात यह है बॉडी कलर और ये है आई कलर, ये है विंग साइज का जीन। ये दोनों जीन पास हैं और ये दोनों जीन दूर दूर हैं। तो जब जीन पास होंगे तो इनके बीच में लिंकेज ज़्यादा होगा और लिंकेज ज़्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, वेरिएशन कम आएगा। ये जो दोनों जीन हैं ये दूर दूर हैं। जब जीन दूर दूर होंगे तो लिंकेज कम होगा, लिंकेज कम होगा तो वेरिएशन ज़्यादा आएंगे, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। तो हम इस डिस्टेंस को समझ रहे होते हैं दो पास के जीन से और दो दूर के जीन से कि इनके अंदर डिस्टेंस को कैसे देखा जा सकता है और एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन लाई करते हैं तो वो कैसे लिंकेज को शो कर रहे होते हैं, क्या होता है लिंकेज समझते हैं। दो डिफरेंट क्रॉस से समझ रहे होंगे। एक क्रॉस बॉडी कलर और आई कलर के बीच कराया गया और दूसरा क्रॉस आई कलर और विंग साइज के बीच में कराया गया और दोनों क्रॉस को सेपरेटली देखते हैं और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम ये जज कर पाते हैं कि अगर डिस्टेंस कम होगी लिंकेज ज़्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लिंकेज कम होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, वेरिएशन ज़्यादा आएगा। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वेयर सेक्स लिंक्ड। मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीज वाइट आई फीमेल, यानी फीमेल कैसी थी, येलो बॉडी वाइट आई थी, और मेल कैसा था, ब्राउन बॉडी रेड आई। याद करने का तरीका है, जो मेल होता है वो ब्राउन होता है और हमेशा एंग्री रहता है इसलिए उसकी आंखें लाल रहती हैं, रेड आई वाला होगा। वहीं फीमेल थोड़ा लाइट इन कलर होती है यानी येलो होती है और उसकी आंखें भी वाइट होती हैं। बस याद करने का तरीका है, आप सिंपल इस तरीके से याद कर सकते हो। तो सिंपल पेरेंटल क्रॉस कराने के बाद इंटर क्रॉस करा दिया देयर F1 प्रोजनी, जैसे कि इसके पहले कराए हैं। F2 जनरेशन हमें ऑब्टेन करना है तो F1 के अंदर सेल्फिंग कराते हैं और यहाँ पे चूंकि ये एनिमल हैं तो इंटरक्रॉस कराएंगे। ही ऑब्जर्व दैट two gene did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1 ratio। जैसा कि मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में समझाया था कि जब दो कैरेक्टर का आपस में क्रॉस कराते हैं तो एक जीन का प्रभाव दूसरे जीन पे नहीं पड़ता है और दोनों इंडिपेंडेंटली असॉल्ट होते हैं, वो यहाँ पे नहीं देखा गया। और जो रेशियो थी, फिनोटिपिक रेशियो थी F2 जनरेशन के अंदर, वो भी अब 9:3:3:1 नहीं आई। मतलब अगर एक क्रोमोसोम पे दो जीन होंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट फॉलो नहीं हो रहा होगा और ये केस होगा लिंकेज का। जीन वेयर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। अब ये जो जीन इन्होंने कंसीडर किया था ये किस क्रोमोसोम पे थे, एक्स क्रोमोसोम पे। When the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होंगे, the proportion of parental gene combination were much higher than the non parental type। मतलब क्या है कि पेरेंटल कम्बिनेशन जो होगा वो नॉन पेरेंटल या मैं कह दूं रिकम्बिनेंट से हमेशा ज़्यादा ही आएगा। मतलब पेरेंटल 50% फिक्स होता है और रिकम्बिनेंट लेस देन 50% होता है। अगर ये मान लो रिकम्बिनेंट 40% है तो पेरेंटल फिर 60% होगा। अगर ये 30% है तो ये 70% होगा। बट हमेशा पेरेंटल नॉन पेरेंटल यानी रिकम्बिनेंट से ज़्यादा ही होगा। इसका रीज़न इसके गेमेटोजेनेसिस में छुपा हुआ है, जिसको आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ और वहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। Morgan attributed this due to physical association or linkage of two gene and coined the term linkage। नीट में पूछा जा चुका है कि लिंकेज टर्म को कौन क्वाइन किया था, तो ये थे T.H. मॉर्गन। टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, और लिंकेज के द्वारा ये बताया कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं एसोसिएटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। रिकम्बिनेशन के बारे में बात की, टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कम्बिनेशन। और रिकम्बिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें रिकम्बिनेज आते हैं, रिकम्बिनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है और नए कम्बिनेशन फॉर्म्ड होते हैं, और ये पेरेंटल टाइप तो नहीं होते हैं क्योंकि ये नए कम्बिनेशन है। इवन व्हेन जीन वेयर ग्रुप्ड ऑन सेम क्रोमोसोम, सम जीन वेयर वेरी टाइटली लिंक्ड,
सो वेरी लो रिकम्बिनेशन, मतलब जो टाइटली लिंक्ड जीन होंगे उनमें रिकम्बिनेशन कम होगा। और कौन से जीन हैं जो टाइटली लिंक्ड होंगे, जिनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, यानी इनके बीच में डिस्टेंस कम, टाइटली लिंक्ड है, रिकम्बिनेशन कम होगा। इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा, लूजली लिंक्ड है, रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा। यानी रिकम्बिनेशन डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ज़्यादा रिकम्बिनेशन ज़्यादा, डिस्टेंस कम रिकम्बिनेशन कम। बात करें लिंकेज की तो लिंकेज कम डिस्टेंस ज़्यादा, लिंकेज ज़्यादा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। यानी लिंकेज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, वहीं रिकम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अच्छा, रिकम्बिनेशन को हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से ही रिकम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। आगे हम अभी देखने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, द जीन वाइट एंड येलो वॉज वेरी टाइटली लिंक्ड and shows only 1.3% of recombination, while white and miniature wing shows 37.2% of recombination। मतलब जब जीन पास पास थे तो केवल 1.3% रिकम्बिनेशन शो किए, और जब जीन एक ही क्रोमोसोम पे दूर दूर थे तो 37.2% रिकम्बिनेशन शो करते हैं। मतलब क्या है कि अगर पास होंगे तो लिंकेज ज़्यादा होगा, रिकम्बिनेशन कम होगा। दो जीन एक क्रोमोसोम पे दूर होंगे तो लिंकेज वहाँ पे कम होगा, रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा। इस एग्जाम्पल से समझ भी पा रहे हैं और आगे डायग्राम में एग्जाम्पल देखने वाले ही। His student Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome। सिंपल सा क्वेश्चन इससे कई बार आ चुका है कि जेनेटिक मैपिंग किसने दिया था, तो वो थे टी.एच. मॉर्गन के स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टर्टवेंट। दोनों क्रॉस को सेपरेटली समझते हैं। पहले क्रॉस में देखते हैं बॉडी कलर और आई कलर का क्रॉस, क्योंकि इनके जीन पास पास थे, लिंकेज ज़्यादा होगा, रिकम्बिनेशन कम बनने चाहिए। दूसरा क्रॉस था विंग साइज और आई कलर का क्रॉस, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा थे, क्रोमोसोम वही था, क्रोमोसोम एक्स, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, लिंकेज कम होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी। समझते हैं। जो इस वाले में पेरेंटल फीमेल थी वो येलो इन कलर थी और वाइट आई वाली थी, और वहीं मेल वाइल्ड टाइप था, मतलब ब्राउन बॉडी रेड आई वाला था। यहाँ का नॉमेनक्लेचर जो है जेनेटिक सेटअप का, ये रेसेसिव के अकॉर्डिंग किया गया है। रेसेसिव की बॉडी वाइट येलो है तो यहाँ पे येलो के लिए वाई रिप्रेजेंट कर दिया गया, और रेसेसिव की जो आई है वो वाइट कलर की है तो इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर दिया गया। डोमिनेंट दिखाने के लिए बस प्लस सिंबल को ऐड कर दिया जाता है। अब F1 जनरेशन बनाने के लिए सबसे पहले होगा गैमेटोजेनेसिस, फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जाइगोट बनेगा और F1 प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। तो इससे केवल एक ही तरीके के गैमेट बन सकते हैं, Y और W वाले, लेकिन इससे दो तरीके के गैमेट बन सकते हैं, एक Y प्लस W प्लस वाले और एक नॉर्मल ये वाला गैमेट जिसपे कोई जीन नहीं है, क्रोमोसोम Y है। अब ये एक बार इसके साथ जा सकता है और ये एक बार इसके साथ जा सकता है, दो तरीके के प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ये इसके साथ जाएगा तो ये बन जाएगा, और अगर ये इसके साथ गया तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप फीमेल हो गई है और येलो बॉडी वाइट आई मेल हो गया है। मतलब यहाँ पे जो फीमेल के अंदर कैरेक्टर था वो मेल के अंदर आ गया, और जो मेल के अंदर कैरेक्टर था वो फीमेल के अंदर आ गया। इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। फर्दर F2 जनरेशन के लिए हम F1 जनरेशन के अंदर सेल्फिंग कराते हैं। तो सेल्फिंग कराने से पहले गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और प्रोजनी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए F1 से गैमेटोजेनेसिस करते हैं। इससे कुल 4 तरीके के गैमेट बनते हैं और इससे 2 तरीके के गैमेट बनते हैं। इसमें जो 2 तरीके के गैमेट होते हैं, एक YW वाला होता है और ये क्रोमोसोम Y वाला होता है। तो इसके 2 गैमेट लिखना आसान है, लेकिन इसके 4 गैमेट लिखना कठिन है, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं। कैसे बनते हैं समझते हैं। जीवन के अंदर ये YW और Y प्लस W प्लस वाले रहे होंगे। जब S फेज से होके ये G2 में जाएंगे तो DNA का डुप्लीकेशन होगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, DNA डुप्लीकेट कर जाएगा, यानी YW वाले एक नया स्टैंड आ जाएगा, Y प्लस W प्लस वाला Y प्लस W प्लस के साथ एक नई स्टैंड आ जाएगी। अब क्या होगा कि जब मियोसिस चल रही होगी तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है, और इस क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ये दोनों
होमोलोगस क्रोमोसोम का टेट्राड होंगे और ये कैपिटल W प्लस यहाँ आ जाएगा और ये W वाला यहाँ पे आ जाएगा, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इसके बाद जब गेमेटोजेनेसिस होगी तो 4 तरीके के गेमेट बनेंगे, एक ये वाला, एक YW प्लस वाला, एक Y प्लस डब्ल्यू वाला, एक Y प्लस डब्ल्यू प्लस वाला। तो गेमेट देखते हैं YW, YW प्लस, Y प्लस डब्ल्यू, Y प्लस डब्ल्यू प्लस। Y और W, Y प्लस और W प्लस ये पेरेंटल टाइप हैं क्योंकि ये पेरेंट में पाए जाते थे, YW, Y प्लस डब्ल्यू प्लस। लेकिन YW प्लस और Y प्लस डब्ल्यू ये दोनों नए कम्बिनेशन हैं, इनको हम रिकम्बिनेशन कहते हैं या रिकम्बिनेंट कहते हैं। यानी पेरेंटल टाइप के गैमेट 2 होंगे और 2 रिकम्बिनेंट टाइप के होंगे। यानी 4 में पेरेंटल कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 पेरेंटल तो फिक्स रहेंगे और 2 रिकम्बिनेंट हो सकते हैं, रिकम्बिनेंट 1 भी हो सकता है। यानी कि 4 में 2 रिकम्बिनेंट हमेशा फिक्स हैं, मतलब 50% जो पेरेंटल है वो हमेशा फिक्स रहेगा और 50% रिकम्बिनेंट रहेंगे। रिकम्बिनेंट घट भी सकते हैं और जब रिकम्बिनेंट घटेंगे पेरेंटल टाइप बढ़ जाएगा, जो कि पहले दिया हुआ है कि हमेशा और हमेशा पेरेंटल टाइप रिकम्बिनेंट टाइप से ज़्यादा होता है। तो कुल मिला जुला के अब इससे 4 तरीके के गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है। ये 4 गैमेट हैं जो इन 2 गैमेट के साथ फ्यूज होंगे और प्रोजनी का फॉर्मेशन होगा। तो पहले इन 4 गैमेट को नोट डाउन करते हैं। YW वाला, दूसरा YW प्लस वाला, तीसरा Y प्लस डब्ल्यू वाला और चौथा Y प्लस डब्ल्यू प्लस वाला। और फिर इसमें किसी एक गैमेट को लाके इनके साथ अरेंज कर देते हैं। लेट सपोज ये क्रोमोसोम Y, तो क्रोमोसोम Y सबके साथ लगा दिया। फिर अगले सेट में इन चारों गैमेट को फिर से लिखते हैं। YW वाला, YW प्लस वाला, Y प्लस डब्ल्यू वाला, Y प्लस डब्ल्यू प्लस वाला। और फिर ये जो दूसरा गैमेट है इसको इनके साथ अरेंज कर देते हैं, यानी YW वाला, YW, YW, YW और YW। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि YW Y प्लस डब्ल्यू प्लस पेरेंटल टाइप था, YW पेरेंटल था, Y प्लस डब्ल्यू प्लस पेरेंटल था, YW पेरेंटल था। इतने पेरेंटल आए और Y प्लस डब्ल्यू वाले, YW प्लस वाले ये रिकम्बिनेंट यानी नए कम्बिनेशन आए। हम ये एक्सपेरिमेंट 1 या 2 फ्लाई के साथ नहीं कर रहे थे, बहुत सारे फ्लाइज के साथ कर रहे थे। और देखिए कि नए बनने वाली जो फ्लाइज थी वो 1.3% थी और जो पेरेंटल टाइप वाली ही रही वो 98.7% रही। यानी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, वेरिएशन दिखते हैं और वेरिएशन से रिकम्बिनेंट का फॉर्मेशन होता है, नए टाइप ऑफ प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है और यहीं से इवोल्यूशन की शुरुआत होती है। अगर आई कलर और विंग साइज की बात करें तो इनके बीच में डिस्टेंस देखिए ज़्यादा है। सेम तरीके से क्रॉस होगा, यहाँ पे जो रिकम्बिनेंट का परसेंटेज है ये ज़्यादा आता है और ये दिखाता है कि जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी और जब क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी तो वेरिएशन ज़्यादा होगा। अच्छा, पता है ये क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा क्यों हो रही है इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंट बी या क्रॉस बी? क्योंकि यहाँ पे जो 2 जीन है ये दूर दूर हैं, तो जीन के दूर होने से क्या होगा यहाँ पे समझते हैं। ये रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए रिकम्बिनेज एंजाइम को बाइंड करने की जगह चाहिए, जहाँ से बाइंड करने के बाद इसको कट कर पाए, बाइंड करने के पास कट कर पाए। अगर ये दोनों जीन पास पास होंगे तो रिकम्बिनेज एंजाइम को बहुत कम जगह मिल रही होगी जहाँ पे वो बैठे और बाइंड करके कट कर पाए। लेकिन जब यही दोनों दूर दूर होंगे और जीवन के बाद G2 और G2 के बाद म्यूसिस में आएंगे तो रिकम्बिनेज एंजाइम को बैठने की जगह प्रॉपर मिल रही होगी, वो प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर कर रहा होगा और जब प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर करेगा रिकम्बिनेंट ज़्यादा बनेंगे, रिकम्बिनेशन ज़्यादा बना हो रहा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो रही होगी। तो यहाँ पे जो रिकम्बिनेंट है 1.3% होते हैं, यहाँ पे रिकम्बिनेंट 37.2% होते हैं। अगर जीन मैपिंग में हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस 1.3 सेंटीमॉर्गन होती है और यहाँ पे डिस्टेंस 37.2 सेंटीमॉर्गन होती है। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। एक नीचे लाइन है, इसको समझते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज़ हाइयर देन W एंड M। और इसको हम समझ चुके हैं कि Y और W के बीच का जो लिंकेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू W एंड M, क्योंकि Y और W के बीच डिस्टेंस कम होता है और डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज ज़्यादा होगा। सीखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुत आसान सी बात है कि जब किसी एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे होंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा। नाम से भी ऑब्वियस है, पॉली मतलब कई सारे, जेनिक मतलब जीन, मतलब कई सारे जीन से मिलकर होने वाला इनहेरिटेंस। इसके एग्जांपल्स हैं ह्यूमन का कलर, ह्यूमन का स्किन कलर और ह्यूमन की हाइट।
ह्यूमन की हाइट का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ह्यूमन हाइट कंट्रोल्ड बाई 3 or more जीन्स एंड आर दस कॉल्ड एज अ पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा भी अफेक्टेड होता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है ह्यूमन का स्किन कलर is another classic example. In a polygenic trait, the phenotype reflect the contribution of each allele. The effect of each allele is additive. मतलब जैसे हाइट में मान लीजिए कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी है, तो इसमें तीनों के इफेक्ट आपस में मिलके ऐड हो रहे होंगे। जितने नए नए जेनेटिक कम्बिनेशन बन सकते हैं, सभी कम्बिनेशन में हर एक एलील का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, यानी अलील का जो इफेक्ट है वो एडिटिव होता है। कुल मिला जुला के पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम इतना सीखते हैं कि जब कई सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा। इसके दो एग्जाम्पल हैं, ह्यूमन की हाइट और ह्यूमन का स्किन कलर। बात करते हैं प्लियोट्रोपिज्म का या प्लियोट्रोपी। जस्ट अपोजिट होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। वहाँ पे एक कैरेक्टर को कई सारे जीन कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पे एक जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा। तो जब एक जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एग्जाम्पल होता है प्लियोट्रोपिज्म का। और जब कई सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, एग्जाम्पल होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। समझते हैं प्लियोट्रोपिज्म। अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस। फिनोटाइप यानी वो कैरेक्टर जिनको हम बाहर से देख पाते हैं, यानी एक जीन का इफेक्ट एक से ज़्यादा कैरेक्टर पे है। सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। ऐसे जीन को हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी in most cases is the effect of a gene on metabolic pathway which contribute towards different phenotype। हम जानते हैं सबसे पहले कोई भी जीन, ये एक क्रोमोसोम है, इस पे लगा हुआ जीन क्या बनाएगा, mRNA, और mRNA से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है एंजाइम, और यही एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा होता है। तो अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इस प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। ये प्रोडक्ट फर्दर किसी में बदल रहा होगा, किसी और रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट होगा, ये फर्दर किसी और में बदल रहा होगा। तो आप सिंपल ये बताओ कि जब ये एंजाइम नहीं बना तो ये वाला सबस्ट्रेट इस प्रोडक्ट में नहीं बदला और इसके आगे की पूरी रिएक्शन रुक गई, यानी इस प्रोडक्ट की वजह से जो कैरेक्टर आना होगा नहीं आएगा, इसके वजह से जो कैरेक्टर आना होगा नहीं आएगा, इसके वजह से जो कैरेक्टर आना होगा नहीं आएगा। यानी एक एंजाइम की वजह से और इस एंजाइम के एक जीन की वजह से मल्टीपल कैरेक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल होता है प्लियोट्रोपिज्म का। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है इसका फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज में फिनाइल अलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट हो रही होती है और फर्दर टायरोसिन मिलेनिन में कन्वर्ट होती है। इस मिलेनिन की वजह से हमारे हेयर में, हमारे स्किन में पिगमेंटेशन होता है। फिनाइल अलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो होता है फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज। इसको बनाने वाला जीन अगर फंक्शनल नहीं होगा तो फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा, फिनाइल अलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगी, और जब टायरोसिन ही नहीं बनेगी तो मेलानिन नहीं बनेगा। अब क्या होगा कि इस केस में फिनाइल अलानीन बॉडी में इकट्ठा होने लगेगी, और जब ये फिनाइल अलानीन बॉडी के अंदर कुछ देर तक रहेगी तो ये फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिनाइल पायरुविक एसिड जब हमारे ब्रेन में इकट्ठा होता है तो मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। वहीं टायरोसिन तो बन नहीं रही होगी, तो जब टायरोसिन नहीं बनेगी मेलानिन नहीं बनेगी, और जब मेलानिन नहीं बनेगी तो हमारे स्किन में पिगमेंटेशन नहीं होगा, तो रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, यानी हेयर और स्किन के पिगमेंटेशन में कमी आ जाएगी। तो समझते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन अ जीन दैट कोड फॉर एंजाइम फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज। सिंगल जीन म्यूटेशन, एक जीन में बदलाव हुआ है, एक जीन में म्यूटेशन हुआ है। इसके वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, यानी कि हेयर और स्किन के कलर के पिगमेंटेशन में भी रिडक्शन हो जाएगा, जिसको हम समझ चुके हैं क्योंकि मेलानिन नहीं बन रहा होगा, और मेंटल रिटार्डेशन होगा क्योंकि फिनाइल अलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगी, कन्वर्ट होगी फिनाइल पायरुविक एसिड में, और जब बनेगा फिनाइल पायरुविक एसिड तो फिनाइल पायरुविक एसिड जब हमारे ब्रेन में जाके इकट्ठा होगा, मेंटल रिटार्डेशन कर रहा होगा। बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स डिटर्मिनेशन हेनकिंग सामने दिया था 18
1891 में इन्होंने एक इंसेक्ट लिया था और उस इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा था। एक पर्टिकुलर इंसेक्ट और इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को देखा। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स बने। तो इन्होंने दो तरीके के स्पर्म का फॉर्मेशन देखा। 50% ऐसे थे जिसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था और 50% स्पर्म ऐसे थे जिसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं था। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था इसको इन्होंने एक्स बॉडी नाम दिया। तो रीड करते हैं और समझते हैं। हैंकिंग 1891 could trace a specific nuclear structure जो न्यूक्लियस के अंदर था, although spermatogenesis in few insects observed that 50% of sperm received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% sperm did not receive it. Hanking gave a name to this structure as the X body, और हैंकिंग ने इस स्ट्रक्चर को X body कहा। X body of Hanking was in fact a chromosome and that is why it was given the name X chromosome, और जिसको हैंकिंग साहब ने X body कहा था इसी को आज हम X क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अब सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन दो टाइप का है, एक मेल हेट्रोगेमिटी वाला है और दूसरा फीमेल हेट्रोगेमिटी वाला है। मेल हेट्रोगेमिटी सेक्स डिटर्मिनेशन में जो आने वाला प्रोजनी है उसका सेक्स मेल से डिटरमाइन होता है, और फीमेल हेट्रोगेमिटी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में आने वाले प्रोजनी का सेक्स फीमेल से डिसाइड होता है। तो मेल हेट्रोगेमिटी में दो टाइप हैं, एक है XO-XS टाइप और दूसरा है XX-XY टाइप। बात करते हैं XO-XS टाइप की। तो इसमें मेल XO टाइप होता है और फीमेल XX टाइप होती है। अब जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो हेट्रोगैमेट प्रोड्यूस कर रहा होगा मेल, एक गैमेट X वाला और एक गैमेट विदाउट X वाला, यानी कि अगला आने वाला प्रोजनी मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा ये डिसाइड मेल कर रहा होगा, और मेल से बनने वाले जो गैमेट हैं वो अलग अलग होंगे। तो ये मेल हेट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल होता है ग्रास होफर। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि मेल के अंदर एक X क्रोमोसोम है जबकि फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम है। इनके अलावा मेल और फीमेल के अंदर ऑटोसोम्स भी होंगे जिनका नंबर इक्वल होगा। तो मेल के अंदर एक X क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम है, यानी मेल और फीमेल के अंदर अगर टोटल क्रोमोसोम को काउंट किया जाएगा तो मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम होगा एज कम्पेयर टू फीमेल। आइए रीडिंग पे समझते हैं। Some of the sperms bear the X chromosome, whereas some did not. In case of male, कुछ क्रोमोसोम X बियर को करते हैं, कुछ गैमेट X क्रोमोसोम को बियर करते हैं और कुछ गैमेट X क्रोमोसोम को बियर नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ग्रास होपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये नीट 2022 में पूछा जा चुका है। बात करते हैं XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो ह्यूमन और ड्रोसोफिला के अंदर पाया जाता है। अब मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है, ये हम पहले जानते हैं। ये मेल में जो XY है इसमें X क्रोमोसोम बड़ा होता है और Y क्रोमोसोम छोटा होता है। Among the male an X chromosome is present but its counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome. X क्रोमोसोम के साथ जो क्रोमोसोम होता है उसको Y क्रोमोसोम कहते हैं और ये X क्रोमोसोम से छोटा होता है। कुल मिला जुला के यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप देखने हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन दो तरीके का है, मेल हेट्रोगेमिटी वाला और फीमेल हेट्रोगेमिटी वाला। मेल हेट्रोगेमिटी के दो टाइप हैं, XO-XS टाइप और XY टाइप। जो XY टाइप है ये ह्यूमन और ड्रोसोफिला में पाया जाता है। XO-XX टाइप ग्रासहोपर में पाया जाता है। ये जितना भी आप पढ़ेंगे इनसे कंक्लूजन बस इतना ही निकलने वाला है, तो बाकी की रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। देखते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी। फीमेल हेट्रोगेमिटी बर्ड में पाई जाती है, मतलब बर्ड्स में जो फीमेल बर्ड होती है ये डिसाइड कर रही होती है कि आने वाला प्रोजनी मेल होगा कि फीमेल होगा। इसमें जो मेल का जीनोटाइप होता है वो ZZ टाइप होता है, जबकि फीमेल का जो जीनोटाइप है ZW टाइप होता है, यानी फीमेल अपने गैमेट के लिए हेट्रोजाइगस होती है, यानी इनमें फीमेल हेट्रोगेमिटी देखने को मिलती है। ये नीट में पूछा जा चुका है।
सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इससे कई क्वेश्चंस आते गए हैं, समझते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एन इंडिविजुअल रिसीव, ये बेस्ड है कि एक कोई इंडिविजुअल कितने क्रोमोसोम रिसीव करता है। यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एन एग डेवलप एज अ फीमेल, और फीमेल क्या होती है, क्वीन या फिर वर्कर। मतलब अगर ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, तो यहाँ फीमेल का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल दो तरीके की हो सकती है, या तो वो क्वीन हो सकती है या फिर वर्कर हो सकती है। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाता है डायरेक्ट, तो वो मेल बनाता है, जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं, और फीमेल गैमेट का डायरेक्ट डेवलप होके मेल बनाने लेने की जो प्रक्रिया है उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमेट यानी एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाता है और मेल यानी ड्रोन का फॉर्मेशन करता है। अब फीमेल का जो एग सेल है उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, और वही डायरेक्ट डेवलप हो गई है, तो बनने वाला जो मेल होगा वो 16 क्रोमोसोम वाला ही होगा। वहीं क्वीन और वर्कर जो कि फीमेल हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, तो एग सेल का 16 क्रोमोसोम और स्पर्म का 16 क्रोमोसोम दोनों मिलेंगे, और जब दोनों मिलेंगे तो 32 क्रोमोसोम होते हैं इन केस ऑफ क्वीन एंड वर्कर। मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ फीमेल, मेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल आर डाइप्लॉइड एंड हैविंग 32 क्रोमोसोम्स एंड मेल आर हैप्लॉइड, फीमेल डाइप्लॉइड होती है, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल हैप्लॉइड होता है, 16 क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज हैविंग 16 क्रोमोसोम। इस तरीके की सेक्स डिटर्मिनेशन को हम हैप्लो डाइप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम कहते हैं। मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, अब मेल को स्पर्म बनाना है, वो ऑलरेडी 16 क्रोमोसोम वाला है, तो वो स्पर्म का फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस माइटोसिस प्रोसेस से करता है। अब मेल के केस में एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे बस आपको याद कर लेना है, इसको समझाएंगे तो लगभग 15 मिनट चाहिए, समझा नहीं सकते यहाँ पे, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको जल्दी से करते हैं और बस समझ लेते हैं। दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन, बट हैव ए ग्रैंड फादर एंड कैन हैव अ ग्रैंड सन। अब चिक्स का सेक्स डिटर्मिनेशन करना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, स्पर्म की एग, तो एग होगा क्योंकि इसमें फीमेल हेट्रोगेमेटी पाई जाती है। इसको देखते हैं, पेरेंट अगर फीमेल है तो 32 क्रोमोसोम होंगे, मियोसिस होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल गैमेट अगर डायरेक्ट डेवलप हो जाएगी तो मेल का फॉर्मेशन करती है। वहीं अगर मेल है तो माइटोसिस से स्पर्म बनाता है, और ये स्पर्म अगर एक सेल से फ्यूज होगा तो फीमेल का फॉर्मेशन करेगा, जो क्वीन या वर्कर हो सकती है। म्यूटेशन के बारे में देखते हैं, क्या है म्यूटेशन। म्यूटेशन डीएनए के अंदर चेंजेस है, अगर डीएनए पे किसी एक स्पेसिफिक जगह पे चेंज हो गया है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन दो तरीके का होता है, एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दोनों पॉइंट म्यूटेशन के टाइप होते हैं। मतलब इस पॉइंट पे अगर एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस को रिप्लेस कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, उसके बदले कुछ और लगा दिया जाता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का एग्जांपल होता है। जबकि दूसरा केस होता है पॉइंट म्यूटेशन का, कि इसी पॉइंट पे एक न्यूक्लियोटाइड या तो आप ऐड कर दो या फिर एक न्यूक्लियोटाइड सब्सट्रैक्ट कर दो, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल बन जाता है। क्या है म्यूटेशन, समझते हैं। म्यूटेशन रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, रिजल्ट्स इन चेंजेस द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब इस डीएनए सीक्वेंस को अगर आप चेंज करेंगे तो जीन बदलेगा, जीन बदलेगा तो जीनोटाइप बदलेगा, और जीनोटाइप बदलेगा तो आने वाले कैरेक्टर्स बदलेंगे, एंजाइम बदलेगा, मतलब फिनोटाइप बदल रहा होगा। म्यूटेशंस लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए, और म्यूटेशन की वजह से ही डीएनए में वेरिएशन होता है, डीएनए वेरी करने लगता है। म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, मतलब म्यूटेशन एक सिंगल बेस पेयर के चेंज से भी आ सकता है, जैसे इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दोनों को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। अ क्लासिकल एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इस पर्टिकुलर लाइन को अगले चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देख रहे होंगे, और सिकल सेल एनीमिया को तो अभी हम आगे देखने वाले हैं। ये सब डायग्राम आपको याद होने चाहिए। मेल का रिप्रेजेंटेशन पेडिग्री एनालिसिस में स्क्वायर होता है, फीमेल का सर्किल होता है, सेक्स अनस्पेसिफाइड का ऐसे बनाते हैं। अगर डिजीज़ हो गई है तो उनको रेड कलर से कलर कर देते हैं। मेटिंग मेल और फीमेल के बीच में ऐसे शो करते हैं। अगर रिलेटिव के बीच में मेटिंग है तो 2 लाइन से शो करते हैं, जो नीट 2023 में पूछा जा चुका है।
पेरेंट और चिल्ड्रेन को दिखाना है तो ये पेरेंट हो जाते हैं, जिसमें ये मेल, ये फीमेल, ये इनके चिल्ड्रेन, इसमें मेल चाइल्ड और ये फीमेल चाइल्ड। अगर पेरेंट का जो प्रोजनी है इन्फेक्टेड है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये मेल फीमेल, इनकी प्रोजनी इन्फेक्टेड है तो रेड कलर से कलर कर दिया है। और अगर अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है और 5 हैं तो उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। रिप्रेजेंटेशन याद रहने चाहिए क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं। पेडिग्री एनालिसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर में पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं। उससे पहले समझते हैं कि क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर। जीन की वजह से जो भी डिसऑर्डर हो रहा होगा उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 तरीके के होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है उसको पेडिग्री एनालिसिस से हम समझ सकते हैं कि मतलब क्या है, पेरेंट में कौन सी डिजीज़ थी तो वो प्रोजनी में कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर पेरेंट के ऑटोसोम का जीन अफेक्टेड है तो प्रोजनी में कौन सी डिजीज़ आएगी, और पेरेंट का सेक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो प्रोजनी में कौन सी डिजीज़ आने वाली है, इसको हम पेडिग्री एनालिसिस से समझ सकते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन अ सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। मतलब किसी भी कैरेक्टर के ट्रेट का एनालिसिस कई जनरेशन तक करना पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन, जिसमें हम उस फैमिली के इनहेरिटेंस को दिखा रहे होते हैं। म्यूटेशन की एक अलग डिफिनीशन भी है। इन अल्टरेशन और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज रिफर्ड टू एज म्यूटेशन। अगर जेनेटिक मटेरियल में किसी भी तरीके से कोई चेंज होता है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर को समझते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिसमें म्यूटेशन या चेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर जीन में। मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस, और मेंडेलियन डिसऑर्डर को पेडिग्री एनालिसिस से समझा जा सकता है। अगर एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज होगा तो उसका ट्रांसमिशन कैरियर फीमेल से मेल प्रोजनी में होता है। इसको भी हम देखने वाले हैं, इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर के कैटेगरी में आते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं एक्स लिंक रेसेसिव वाले, ऑटोसोमल रेसेसिव वाले और ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले जो हमारे सिलेबस में हैं। एक्स लिंक्ड रेसेसिव वाले एग्जाम्पल्स हैं हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और क्लास 11 से लिया है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। वहीं ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसेमिया। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब समझते हैं ये मेंडेलियन डिसऑर्डर कब होते हैं। एक्स लिंक रेसेसिव का मतलब क्या है, इसको समझने से पहले सेक्स क्रोमोसोम समझते हैं। सेक्स क्रोमोसोम मेल में XY होते हैं और फीमेल में XX होते हैं। एक्स लिंक रेसेसिव मतलब एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला जीन अगर रेसेसिव होगा, डोमिनेंट नहीं होगा, तो इस केस में डिजीज हो जाएगी। तो मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर इस एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला पर्टिकुलर जीन रेसेसिव हो गया तो इस वाले में डिजीज होगी। जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला जीन अगर रेसेसिव हो जाएगा तो डिजीज़ होगा। अगर किसी एक पे रेसेसिव, एक पे डोमिनेंट पाया जा रहा है तो डिजीज़ नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से तो वो प्रोटीन, वो एंजाइम नहीं बनेगी, लेकिन इसकी वजह से प्रोटीन और एंजाइम बन सकती है और ये इसके जो रेसेसिवनेस है उस पर डोमिनेंट हो जाएगा और डिजीज़ से बच सकते हैं। बात करें ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ की तो इसमें ये डिजीज़ तब होती है जब ऑटोसोम्स उस पर्टिकुलर जीन के लिए रेसेसिव हो जाते हैं। जैसे पहला पेयर का ऑटोसोम वाला क्रोमोसोम है, इस पे एक पर्टिकुलर जीन पाई जा रही है कैपिटल आर। ये जब कैपिटल आर होगा तो प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेगी और इस एंजाइम से पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा होगा। और सिमिलरली ये वाला भी प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा और ये भी रिएक्शन परफॉर्म करा रहा होगा। लेकिन यही अगर रेसेसिव हो गए, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर हो गए, तो ये कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये भी कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, एंजाइम नहीं बन रही होगी, और जब एंजाइम नहीं बनेगी तो आगे डिजीज़ होगा। तो मतलब ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ तभी होगा जब दोनों ऑटोसोम्स पे पाए जाने वाले जीन रेसेसिव हो जाएंगे। लेकिन एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज़ मेल के केस में अगर एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला रेसेसिव है तब हो जाएगा, और फीमेल के केस में वो डिजीज़ तभी होगी जब दोनों एक्स पे वो जीन रेसेसिव होगा।
अगर केवल एक ही एक्स पे वो जीन रिसेसिव है तो उस केस में वो कैरियर होगी, क्योंकि दूसरा एक्स उस फीचर को संभाल रहा होगा, और ये फीमेल डिजीज नहीं होगी, कैरियर होगी। कैरियर क्यों होगी? क्योंकि अगले मेल प्रोजनी में जब वो अगर अपना पर्टिकुलर वो वाला एक्स देगी जिसमें वो जीन खराब था, रिसेसिव था, तो उस मेल को डिजीज़ हो जाएगी। तो ये है बेसिक सा इसका फंडा। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ की बात करें, जैसे कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, तो ये तब होता है जब जीन डोमिनेंट होते हैं। जैसे कि अगर जीन दोनों कैपिटल आर है तो डिजीज़ हो जाएगी, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है तभी भी डिजीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों रिसेसिव है, स्मॉल आर है, तो इस कंडीशन में डिजीज़ नहीं होगी। पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट से समझते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कैसे फ्लो करता है इस पर्टिकुलर डायग्राम में। ये एक सर्कल है यानी फीमेल है, और इसको रेड किया गया है, मतलब ये डिजीज़ फीमेल है। तो या तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगी, या तो कैपिटल ए कैपिटल होगी, क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। अब ये नॉर्मल मेल है, यानी ये स्मॉल ए होगा, ये फिक्स है। ये भी नॉर्मल है, मतलब स्मॉल ए नॉर्मल, मतलब स्मॉल ए होगा। अब ये कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, समझते हैं। यहाँ से तो कोई एक कैपिटल ए आ सकता है, लेकिन यहाँ से हमेशा इसके पास स्मॉल ए ही आएगा, इसलिए ये कैपिटल ए स्मॉल ए वाला होगा। सिमिलरली ये स्मॉल ए और ये स्मॉल ए हो गए। बात करें आगे अगले जनरेशन की, तो ये स्मॉल ए फिक्स है, इनका भी फिक्स है। ये कैपिटल ए भी हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं, लेकिन इस वाले से स्मॉल ए ही आएगा, इसलिए इसके पास एक स्मॉल ए तो होगा ही होगा, और यहाँ से फिर कैपिटल ए आया होगा जिसकी वजह से डिजीज़ हुई होगी, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए रहा होगा। बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट यानी सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया डिजीज तभी होगा जब ऑटोसोम्स रेसेसिव हो जाएंगे अपने कैरेक्टर पे के लिए, और दोनों ऑटोसोम को रेसेसिव होना चाहिए। तो ये अगर डिजीज शो कर रहा है तो दोनों ऑटोसोम रेसेसिव होंगे। डिजीज मतलब दोनों रेसेसिव होंगे। बाकी जिनको डिजीज नहीं है वो रेसेसिव नहीं होंगे, उनके पास एटलीस्ट एक तो डोमिनेंट होगा ही होगा। तो इसके पास एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसके पास दो रेसेसिव आए हैं, तो एक रेसेसिव मेल से आया होगा, एक फीमेल से आया होगा, मतलब ये रेसेसिव जीन इन दोनों से आए होंगे, यानी कि इनके पास रेसेसिव जीन रहा होगा। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज़ है, और सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज़ में भी एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज़ है। मतलब एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला जीन अगर रेसेसिव हो जाएगा तो डिजीज़ होगी। फीमेल में दोनों एक्स पे पाया जाने वाला जीन रेसेसिव होगा तो डिजीज़ होगी, और मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उस पे पाया जाने वाला जीन अगर रेसेसिव हो जाएगा तो डिजीज़ हो जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस इट इज़ अ सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। मतलब आँख के रेड और ग्रीन कोन सेल में डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हम रेड और ग्रीन कलर पहचान नहीं पाते हैं, ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल्स। मतलब फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ये डिजीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डिजीज़ मेल में बस एक एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही हो सकती है, जबकि फीमेल में होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम को डिफेक्टिव होना होगा। A daughter will not have be color blind unless her mother is a carrier and her father is a color blind। मतलब एक लड़की कभी भी तब तक कलर ब्लाइंड नहीं होगी जब तक उसकी मदर कैरियर नहीं होगी कलर ब्लाइंड के लिए, और उसके पिताजी कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। और ये इकलौती केस होगी जब ये लड़की कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती है, इसके अलावा कोई केस नहीं बन रही होगी। देखते हैं हीमोफीलिया को, ये भी सेम तरीके से होती है जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस होती है। A single protein that is a part of cascade of protein involved in the clotting of blood is affected। मतलब इससे उस प्रोटीन का बनना रुक जाता है जो कैस्केड प्रोसेस यानी ब्लड के क्लॉटिंग वाले प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। A simple cut will result in नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अगर एक छोटा सा भी कट लगता है तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है इस केस में। और अगर हेट्रोजाइगस फीमेल है तो कैरियर होगी किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए। मतलब ये वाली फीमेल डिजीज़ नहीं होगी, कैरियर होगी। फीमेल डिजीज़ का कंडीशन यही है कि दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो डिफेक्ट पाया जाए। हीमोफिलिक अनवाइएबल इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि जो हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं बहुत लंबी उम्र तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज सी वॉज अ कैरियर ऑफ
द डिजीज़, यानी कि जो क्वीन विक्टोरिया है वो इस डिजीज़ के लिए कैरियर थी। बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, मतलब ऑटोसोम्स पे पाया जाने वाला जीन अगर रेसेसिव हो जाएगा तो डिजीज़ होगी। अब ये डिजीज़ मेल और फीमेल में सेम तरीके से होती है, क्योंकि मेल और फीमेल के अंदर जो ऑटोसोम्स हैं वो सेम होते हैं। यानी ये डिजीज़ तभी होगी जब दोनों ऑटोसोम्स पे पाया जाने वाला जीन रेसेसिव होगा। कैरियर तब होगी जब दोनों में से किसी एक पर पाया जाने वाला जीन रेसेसिव होगा, और डिजीज़ नहीं होगी जब दोनों ऑटोसोम पे पाया जाने वाला जीन रेसेसिव होगा। समझते हैं। ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन। ये तभी होगी जब दोनों पार्टनर कैरियर होंगे, जैसे कि HbA-HbS ये कैरियर है, ये मान लो मेल है, और फीमेल भी सेम तरीके की कैरियर है, HbA-HbS है। तो ये मिनिमम कंडीशन है डिजीज़ होने की। गेमेटोजेनेसिस में ये और ये आपस में मिल गए, HbS-HbS हो गया तो डिजीज़ हो सकती है। अदरवाइज अगर एक नॉर्मल है, कैरियर है, तो डिजीज़ होने के चांसेस नहीं होंगे। ये मिनिमम कंडीशन है जिसमें डिजीज़ हो सकती है। द डिजीज़ इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ अलील्स HbA एंड HbS। एक सिंगल पेयर ऑफ अलील से कंट्रोल होती है जिसको HbA-HbS कहते हैं, जिसमें HbA नॉर्मल है, HbS डिजीज होता है। 3 पॉसिबल जीनोटाइप होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर HbS-HbS जो डिजीज को शो करेगा, वहीं हेट्रोजाइगस HbA-HbS अनअफेक्टेड होगा लेकिन कैरियर होगा, और वहीं HbA नॉर्मल होगा। अब ये डिफेक्ट क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की चेन नॉर्मल से अफेक्टेड कैसे बनती है, इसको समझते हैं। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सबमिशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, मतलब ग्लूटामिक एसिड के जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और वैलिन का फॉर्मेशन होता है एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन के 6th पोजीशन पे, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के जगह पर अगर वैलिन हो जाएगा तो HbA कन्वर्ट हो जाएगा HbS में और डिजीज़ हो जाएगी। समझते हैं ये कन्वर्जन कैसे होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है, यानी HbA वाला जो होता है, उसके कोडिंग स्टेट में, मतलब जिससे mRNA नहीं बनता है, GAG होता है। लेकिन जब म्यूटेशन हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है एक सिंगल जगह पर, तो A के जगह पर T हो जाता है कोडिंग स्टैंड में। और जब कोडिंग स्टैंड में जो कि mRNA नहीं बनाता है, A के जगह पर T हो जाएगा, तो mRNA में GAG की जगह GUG बनने लगता है। अगर GAG होता तो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता, लेकिन GUG हो गया है, ये वैलिन को कोड करता है। यानी कि जो अमीनो एसिड की चेन वेल हिस लीव थ्रो प्रो ग्लीव ग्लीव थी, वो अब वेल हिस लीव थ्रो प्रो वेल ग्लीव हो गई है। मतलब जो HbA पेप्टाइड थी वो HbS पेप्टाइड में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन अफेक्टेड हो चुकी है। ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडॉन, द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG to GUG, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। मतलब अब इस हम हीमोग्लोबिन से बना हुआ RBC अगर लो ऑक्सीजन टेंशन पाएगा तो अपने शेप को RBC से, मतलब RBC अपने शेप को बाइकॉन्केव से इलोंगेटेड सिकल शेप में चेंज कर लेगा। अब एक चीज़ हम ये समझते हैं कि मलेरिया डिजीज़ तभी होती है जब RBC अफेक्ट होता है और RBC उस समय पे बाइकॉन्केव शेप का होता है। लेकिन इसके इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो RBC का शेप है ये सिकल शेप हो गया है, अब इस पेशेंट को मलेरिया नहीं हो सकती है। समझते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया को। फिनाइल कीटोन्यूरिया इनबर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, जिसको हम पहले प्लियोट्रोपिज्म में समझ चुके हैं। ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज या ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट होता है जो लैक ऑफ एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमाइनो एसिड फिनाइल अलानिन इनटू टायरोसिन। मतलब बात कर रहे हैं फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज को, ये एंजाइम नहीं बनता है तो फिनाइल अलानिन को टायरोसिन में नहीं बदला जाता है और ये डिजीज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया होती है। फिनाइल अलानिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, जो पहले आपको समझा चुका हूँ। दीज आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, और ये यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। बात करते हैं थैलासेमिया की। अब ये थैलासेमिया 2 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया। क्या है थैलेसेमिया, समझते हैं। थैलासेमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होता है। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन अल्फा एंड बीटा चेन।
cause the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into anemia which is characteristics of the disease. अब समझते हैं अल्फा थैलासेमिया क्या है। प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, मतलब अल्फा थैलेसीमिया जब होगा तो हीमोग्लोबिन हम जानते हैं 2 अल्फा 2 बीटा चेन से मिलकर बने हुए रहते हैं, तो अल्फा ग्लोबिन का प्रोडक्शन अफेक्टेड होता है, घट जाता है। वहीं बीटा थैलासेमिया में प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन अफेक्ट हो जाती है। समझते हैं अल्फा थैलासेमिया को। अल्फा थैलासेमिया कंट्रोल्ड होती है 2 क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 और HbA2 से, जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे सिचुएटेड होते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर ऑफ द 4 जीन, और ये तब होती है जब 4 में से कोई 1 2 3 या फिर चारों के चारों जीन डिलीट हो जाते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 16 का अपना पेयर है, यहाँ पे 2 जीन है HbA1 और HbA2, यहाँ पे भी 2 हैं HbA1 और HbA2। अब ये चारों मिलके अल्फा चेन का प्रोडक्शन कर रहे थे। इनमें से कोई एक नहीं होगा तो अल्फा चेन का प्रोडक्शन घटेगा, 2 नहीं होंगे अल्फा चेन का प्रोडक्शन और घटेगा, 3 नहीं होंगे अल्फा चेन का प्रोडक्शन और घटेगा, अगर चारों नहीं होंगे तो अल्फा चेन का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। मतलब चारों जीन में से अगर जीन का नंबर घटता जाएगा, अल्फा चेन का प्रोडक्शन डिक्रीज होता जाएगा। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, मतलब जितना ही जीन अफेक्टेड होंगे उतना कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। वहीं बीटा थैलेसीमिया के अंदर ये कंट्रोल होता है एक सिंगल जीन HBB से, जो क्रोमोसोम 11 पे होता है। तो अब हम जानते हैं होमोजाइगस पेयर में ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे HBB, और इस वाले पे भी हो जाएंगे HBB। अगर दोनों में से कोई एक होगा तो बीटा चेन का प्रोडक्शन घटेगा, दोनों नहीं होंगे तो बीटा चेन का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो पढ़ते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन्स, या तो इसमें म्यूटेशन हो जाए या तो दोनों में म्यूटेशन हो जाए, दोनों के केस में बीटा थैलेसेमिया हो सकती है। अब समझते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। थैलेसेमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फार्मर, यानी बात करें थैलेसेमिया की, इस क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, मतलब थैलासेमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, जो हीमोग्लोबिन है ये कम बनने लगती है क्योंकि अल्फा और बीटा चेन का प्रोडक्शन घट चुका होता है। ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स वाइल द लेटर, मतलब बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया की, इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, मतलब ये क्वालिटी की प्रॉब्लम है। कौन? सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसमें बनने वाला हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तो कम नहीं बनता है, लेकिन उसकी क्वालिटी हैम्पर हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर कौन है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसको सीख रहे होंगे। कॉज ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम, या तो क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाए, या फिर ज़्यादा हो जाए, या फिर इनका अरेंजमेंट जो है एबनॉर्मल हो जाए, तो इस केस में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ये कब होता है? फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड एनियोप्लॉइडी, मतलब जब सेल डिवीजन हो रहा होता है और उस समय जो क्रोमोसोम है सेग्रीगेट कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे अगर कोई एरर आता है तो एनियोप्लॉइडी, जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एक टाइप है, हो जाता है। एनियोप्लॉइडी के अपने एग्जांपल हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में एडिशनल कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम में जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल के अंदर कम बनता है। फेलर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। मतलब क्या है कि अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, केवल कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा, तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के नंबर बढ़ते जाएंगे लेकिन सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा, और ऐसे सेल के अंदर कई सारे प्लॉइडी आपको देखने के लिए मिलेंगे, कई सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, और ये कंडीशन आपको प्लांट के अंदर दिखाई देती है। Rarely, either an additional copy of a chromosome may be included in an individual, or an individual may lack one pair of chromosome. These situations are known as trisomy or monosomy of the chromosome. समझते हैं क्या है। एनियोप्लॉइडी 2 तरीके की होती है, एक होता है मोनोसोमी और दूसरा होता है ट्राइसोमी। कैसे होता है मोनोसोमी और ट्राइसोमी, पहले इसको समझते हैं, फिर डिजीज को समझना आसान है। ये मेल है और ये मेल की अपनी सेल है स्पर्म, और ये फीमेल की अपनी सेल है। तो ये स्पर्म और ओवम यानी एक सेल बनने से पहले क्या है कि डाइप्लॉइड सेल से इनका फॉर्मेशन होता है। ये थी डाइप्लॉइड सेल मेल और फीमेल की, यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में अरेंज थे। इससे गैमेट बनाने के लिए यानी स्पर्म बनाने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे ओवम बनाने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis हुआ, यानी कि सेल डिवीजन में मियोसिस हुई। ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हुए।
सेपरेट होने के बाद क्या है कि यहाँ नीचे तो एक आया लेकिन ऊपर से दो आ गए और यहाँ एक एक ही आए। हम जानते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यहाँ तो दो होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन ऊपर तीन हो गए क्योंकि दो यहाँ से आए थे और एक यहाँ से आया। तो एक पोजीशन पे प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं हुआ तो क्या हो गया, ट्राइसोमी हो गया, मतलब एक एडिशनल कॉपी आ गया। और ये डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के केस में होता है। वहीं टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है समझते हैं। टर्नर सिंड्रोम में इन्हीं सेल्स के अंदर ये पेयर था, यहां से तो एक एक आ गया लेकिन यहां से एक आया और यहां पे कुछ भी नहीं आया। तो जब पेयरिंग करेंगे तो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर ऊपर वाले की पेयरिंग तो हो गई लेकिन नीचे वाले के पास एक खाली रह गया। ये अगर इस वाले से फीमेल से एक्स आ गया, मेल से एक्स नहीं आया, तो ये फीमेल एक्सो टाइप की हो जाएगी, यानी मोनोसोमी, एक जगह एक एक्स क्रोमोसोम की कमी रह गई और इसका एग्जाम्पल होता है टर्नर सिंड्रोम। समझते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पहला देखते हैं डाउन सिंड्रोम जो नीट में पूछा जा चुका है। प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, यानी 21 वाले क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। 21 क्रोमोसोम के पोजीशन पर 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन 1866। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इज शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, furrowed tongue, partially open mouth, palm is broad with characteristics palm crease. Physical, psychomotor and mental development is retarded. मतलब मेंटली रिटार्डेड होगा, फिजिकली भी रिटार्डेड होगा। और ये तब होती है जब 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। सबसे पहले इसको लैंगडन डाउन ने डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इनके नाम पे इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। ये हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। मेल में हम जानते हैं एक एक्स एक वाई होता है, लेकिन इस केस में दो एक्स एक वाई हो जाते हैं। इन दोनों से तो मेल का कैरेक्टर आता है लेकिन इन दोनों से फीमेल का कैरेक्टर आता है, मतलब एक ही इंसान के अंदर मेल का कैरेक्टर भी होगा और फीमेल का कैरेक्टर भी होगा, कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47, यानी XXY, इसके में क्रोमोसोम हो जाते हैं XXY। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, फेमिनिन डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गैनोकोमेस्टिया इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, और ऐसे इंडिविजुअल्स स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते हैं। इनके में मेल के कैरेक्टर नहीं होते हैं, फीमेल के भी पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं होते हैं, मतलब दोनों के मिक्स कैरेक्टर पाए जाते हैं। बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। वैसे इन जनरल फीमेल XX होती है और 2X की वजह से फीमेल का कैरेक्टर आता है, लेकिन इसके केस में एक X है और दूसरी जगह X नहीं है। अब एक ही X है तो क्या कंप्लीट फीमेल का कैरेक्टर आ पाएगा? नहीं, और यही होता है टर्नर सिंड्रोम के केस में। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द X क्रोमोसोम 45 विथ XO, सच फीमेल आर स्टेराइल, ऐसी फीमेल स्टेराइल होती हैं। ओवरीज आर रूडिमेंट्री, इसकी जो ओवरी है डेवलप नहीं होती है। बिसाइड अदर फीमेल इंक्लूडिंग अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब ऐसे फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी नहीं पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जेनेटिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।